एक कैद खाना जिसका नाम वर्टिकल मैनेजमेंट सेंटर होता है, उसमें गोरेंग नाम के एक आदमी को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो कंक्रीट के कमरे में है जिसमें 48 नंबर लिखा हुआ है। उसके साथ एक और आदमी होता है जिसका नाम त्रिमागासी होता है, जो गोरेंग को वहाँ के नियम समझाता है। कमरे में एक सिंक और स्लीपिंग बेड के अलावा और कुछ भी नहीं होता और कमरे के बीचों बीच एक छेद होता है जिसे वो गड्ढा कहते हैं। उस बिल्डिंग के सैकड़ों माले होते हैं और हर माले में 2 कैदी होते हैं जिन्हें मैनेजमेंट ने अपनी ओर से नकली नाम देकर भर्ती किया होता है। दरअसल वहाँ पर जितने भी लोग थे वो अपनी कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते थे। इसके लिए वो एक एजेंसी के पास गए और एजेंसी वालों ने उन्हें 6 महीने या कुछ साल के लिए इस कैद खाने में कैद कर दिया ताकि वो अपनी बुरी आदत छोड़ सकें और यहाँ से जाने के बाद वो समाज में पूरी इज्जत के साथ जी पाएंगे। लेकिन उन सबको ये मालूम नहीं होता कि यहाँ हालात बहुत ज्यादा बदतर होने वाले हैं। टॉप फ्लोर के ऊपर किचन होती है जहाँ बहुत सारे लोग लजीज खाना तैयार करके उसे एक प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। वो खाने से भरा हुआ प्लेटफॉर्म हर कमरे में 2 मिनट के लिए रुकेगा और हर कैदी के पास खाना खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट ही होंगे। काम खत्म होने के बाद उस प्लेटफॉर्म को बिजली की रफ्तार से ऊपर बुला लिया जाता है। जिन कैदियों का कमरा जितना नीचे होगा उनके पास उतना ही कम खाना पहुँचेगा। इसी वजह से नीचे वाले फ्लोर्स में खाना पहुँचता ही नहीं था। हर महीने के अंत में उन कैदियों को किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि हालात बद से बदतर बन सकें। गोरेंग जब पहली बार प्लेटफॉर्म को देखता है तो वो कहता है कि वो अभी अपनी भूख बर्दाश्त कर सकता है और उसके ना खाने की वजह से शायद नीचे वाले फ्लोर्स में कुछ खाना पहुंच जाए। त्रिमागासी 2 मिनट में अपना खाना खत्म करने के बाद उसके ऊपर थूक देता है और कहता है कि ऊपर वाले कैदियों ने भी ऐसा ही किया होगा। गोरेंग प्लेटफॉर्म से एक सेब उठा लेता है और कहता है कि वो उसे बाद में खाएगा, लेकिन उनके कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। त्रिमागासी कहता है कि वो प्लेटफॉर्म से कुछ भी नहीं उठा सकते, नहीं तो वो मर जाएंगे। फिर गोरेंग उसे फेंक देता है। अगर कोई भी प्लेटफॉर्म से खाना उठाता है तो उनके कमरे का टेम्परेचर चेंज होने लगता है क्योंकि उन्होंने रूल तोड़ा है। फिर गोरेंग को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उन्होंने शर्त रखी थी कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा समय खत्म नहीं हो जाता वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। हर किसी को अपने साथ एक चीज लाने की परमिशन होती है और गोरेंग अपने साथ एक किताब लाया होता है। गोरेंग वहाँ 6 महीने बिताने वाला है क्योंकि वो अपनी सिगरेट पीने की आदत छोड़ना चाहता है और 6 महीने बाद ये लोग उसे सर्टिफिकेट भी देंगे। अगले दिन प्लेटफॉर्म फिर से नीचे आता है और गोरेंग फिर से खाना नहीं खाता। त्रिमागासी कहता है कि वो इतने अच्छे फ्लोर का फायदा नहीं उठा रहा है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उनका फ्लोर ऊपर होता है जहाँ तक काफी खाना पहुँच रहा है। गोरेंग त्रिमागासी से उसकी कहानी पूछता है। त्रिमागासी बताता है कि उसे गुस्सा बहुत आता है। वो एक दिन टीवी पर एक चाकू की एड देख रहा था जो सबसे बेहतरीन चाकू होता है। उसने चाकू खरीद लिया और कुछ दिनों के बाद कंपनी ने एक नया चाकू बना दिया जो उससे भी बेहतर था। इस बात से चिढ़कर उसने टीवी को खिड़की से नीचे फेंक दिया और टीवी के नीचे आकर एक आदमी मर गया और इसी वजह से वो आज यहाँ बैठा है। वो अपने 6 महीने पूरे कर चुका है लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ, इसलिए वो और 6 महीनों के लिए वहाँ पर आया है। अब तक वो सबसे नीचे 132 नंबर कमरे तक गया था और उसके नीचे भी बहुत सारे फ्लोर्स थे। नीचे वाले फ्लोर्स में बुरा हाल होता है और सबसे बुरा तब होता है जब आपको लगातार 2 बार नीचे वाले फ्लोर्स में रखा जाता है। वहाँ पर जिंदा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। गोरेंग उसकी बात सुनकर डर जाता है और वो दूसरे फ्लोर वालों को खाना नीचे भेजने के लिए कहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। त्रिमागासी उनको पेशाब करके जवाब देता है और कहता है कि वो अपने साथ वही चाकू लाया है जिसकी एड उसने टीवी में देखी थी। अगली बार जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो गोरेंग खाना खाने लगता है। ऊपर वाले फ्लोर से एक आदमी नीचे गिरता है और त्रिमागासी कहता है कि ऐसा होता रहता है, उसे इग्नोर करो। त्रिमागासी गोरेंग को उन सभी फ्लोर्स के बारे में बताता है जहाँ पर वो रह चुका था और कहता है कि अगले महीने में भी वो दोनों साथ में रहने वाले हैं। गोरेंग को उसकी बातें सुनकर समझ आ जाता है कि जब वो निचले फ्लोर्स में था तो उसने अपने साथी को मारकर खा लिया था, इसीलिए वो जिंदा है और उसका साथी मर चुका है। अगली बार जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो मिहरू उस पर बैठी होती है। उसे जख्मी देखकर गोरेंग को उसकी चिंता होती है, लेकिन त्रिमागासी उसे इग्नोर करने के लिए कहता है। वो बताता है कि वो हर महीने अपने गुमशुदा बच्चे की तलाश में आती है और अपने बच्चे के साथ कमरा पाने के लिए वो हर महीने अपने साथी को मार देती है। जो आदमी पहले नीचे गिरा था उसे भी मिहरू ने ही मारा था।
त्रिमागासी कहता है कि उसने मिहिरू की तरह किसी को नहीं मारा, उसने तो बस गिरी हुई डेड बॉडीज को खाया था। जब प्लेटफॉर्म नीचे जाता है तो दो कैदी मिहिरू के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। गोरैंग उन पर चिल्लाता है लेकिन मिहिरू उन दोनों को मार कर नीचे चली जाती है। महीने के अंत में पूरे कैद खाने में गैस फैल जाती है और सबको बेहोश करके दूसरे कमरों में भेज दिया जाता है। जब गोरैंग को होश आता है तो वो 171वें कमरे पर अपने आप को बंधा हुआ पाता है। त्रिमागासी कहता है कि तुम जवान और ताकतवर हो, तुम मुझे मार दोगे, इसलिए मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें बांध दिया है। ऊपर वाले कैदियों के गुस्से से चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि प्लेटफॉर्म पर एक भी दाना खाने के लिए नहीं होता। त्रिमागासी किसी तरह अपने आप को एक हफ्ते के लिए भूखा रखता है, लेकिन 8वें दिन त्रिमागासी कहता है कि अब उसे खाने की सख्त जरूरत है और वो अपना चाकू निकालकर गोरैंग की जांघ को काटता है और उसे खाने वाला होता है। तभी मिहिरू प्लेटफॉर्म से नीचे आती है और गोरैंग को बचा लेती है क्योंकि गोरैंग भी उसकी मदद करना चाहता था। वो गोरैंग के हाथ खोल देती है और उसे त्रिमागासी का चाकू पकड़ा देती है। गोरैंग उस चाकू से त्रिमागासी को मार देता है और बेहोश हो जाता है। जब गोरैंग को होश आती है तो वो बिस्तर पर होता है। मिहिरू ने बेडशीट से उसे पट्टी कर दी होती है और वो त्रिमागासी को खा रही होती है। वो गोरैंग को भी त्रिमागासी का मांस खाने के लिए देती है। काफी हिचकिचाहट के बाद गोरैंग उसे खा लेता है और जाने से पहले मिहिरू उसे पानी भी देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और त्रिमागासी का शरीर सड़ने लगता है जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं और जिंदा रहने के लिए गोरैंग वो कीड़े भी खाता है। कमजोर और डिप्रेस होने की वजह से उसका दिमाग भ्रमित होने लगता है और उसे त्रिमागासी के ख्याल आने लगते हैं जो गोरैंग को अपनी डेड बॉडी खाने पर ताने देता है। महीना खत्म होता है और गैस चारों तरफ फैल जाती है। गोरैंग एक औरत को किस करने का सपना देखने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एक कुत्ता चाट रहा होता है। वो कुत्ता उसकी नई साथी इमोगिरी का होता है जो इसी एजेंसी में काम करती है और इमोगिरी ने ही उन सभी कैदियों को भर्ती करने से पहले उनका इंटरव्यू लिया था। गोरैंग को अपने इंटरव्यू का ख्याल आता है जब इमोगिरी उससे अजीब अजीब से सवाल पूछ रही थी जिसका मतलब उसे आज समझ में आया है। इमोगिरी बताती है कि वो भी गोरैंग की तरह अपनी इच्छा से यहाँ पर आई है और उसे नहीं पता था कि यहाँ लोग मर भी जाते हैं। वो पिछले 25 सालों से एजेंसी के साथ काम कर रही थी लेकिन वो आज पहली बार कैद खाने के अंदर आई है। वो कहती है कि यहाँ पर 200 फ्लोर्स हैं। गोरैंग कहता है कि यहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा तो वो कहती है कि सबको खाना मिल जाएगा अगर सब उतना ही खाएं जितना उन्हें खाना चाहिए। सभी कैदियों को खुद पर संयम रखते हुए एकता से काम लेना चाहिए और यही समस्या का हल है। लेकिन गोरैंग को उसकी बातें मजाक लगती हैं। वो कहता है कि बच्चों को मारकर उन्हें क्या मिलेगा। इमोगिरी कहती है कि उसे ठीक से याद है उसने आज तक किसी भी बच्चे को यहाँ भर्ती नहीं किया है। फिर प्लेटफॉर्म नीचे आता है और इमोगिरी सिर्फ जरूरत का खाती है। वो अगले 2 कैदियों के लिए खाना प्लेट में डालती है और उन्हें भी ऐसा करने के लिए कहती है ताकि सबके पास खाना पहुंच सके, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। गोरैंग कहता है कि मैनेजमेंट एकजुटता नहीं चाहती। इमोगिरी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ती। वो हर बार जरूरत के हिसाब से खाती है और अगले 2 कैदियों को खाना छोड़ने के लिए कहती है। 2 हफ्ते ऐसा ही चलता है और 2 हफ्तों के बाद गोरैंग नीचे वाले कैदियों के ऊपर चिल्लाने लगता है कि अगर उन्होंने इमोगिरी की बात नहीं मानी तो वो प्लेटफॉर्म के ऊपर मलमूत्र कर देगा और उन्हें उसका मल खाना पड़ेगा। कैदी डर कर उसकी बात मान जाते हैं और नीचे वाले कैदियों को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। प्लेटफॉर्म फिर से नीचे आता है और मिहिरू उसके ऊपर बेहोश पड़ी होती है। वो दोनों मिहिरू को बेड पर लेटा देते हैं पर इमोगिरी का कुत्ता खाना चुराकर भागने लगता है। प्लेटफॉर्म नीचे जाता है और कमरा ठंडा होने लगता है क्योंकि उन्होंने रूल तोड़ा था। फिर गोरैंग कुत्ते से खाना छीन कर नीचे फेंक देता है। शाम को गोरैंग मिहिरू को बेड पर सुलाकर खुद जमीन पर सो जाता है। जब उसे होश आती है तो इमोगिरी और मिहिरू दोनों लड़ रहे होते हैं क्योंकि मिहिरू ने कुत्ते को खाने के लिए उसे मार दिया होता है। अगले दिन मिहिरू प्लेटफॉर्म पर बैठकर चली जाती है। गोरैंग इमोगिरी से कहता है कि वो अपने बच्चे को तलाश रही है, लेकिन इमोगिरी कहती है कि वो 10 महीने पहले अकेली आई थी, उसके साथ कोई बच्चा नहीं था। वो एक एक्ट्रेस है, उसका कोई परिवार नहीं है और वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, ये उसका भ्रम है। इमोगिरी 3 सालों से कैंसर से बीमार होती है और अब उसकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो कुछ महीनों की ही मेहमान है, इसलिए वो यहाँ पर आई है ताकि वो इस जगह को थोड़ा बेहतर कर सके। लेकिन अपने कुत्ते को खोने के बाद उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती। 35वें फ्लोर पर उनका आखिरी दिन होता है और गोरैंग इमोगिरी को जल्दी से कुछ खाने के लिए कहता है, लेकिन इमोगिरी अपने कुत्ते की मौत के गम में परेशान होती है। वो कुछ भी नहीं खाती। अगले दिन जब गोरैंग की आंख खुलती है तो वो 202 नंबर लेवल पर होता है। मतलब कि मैनेजमेंट ने इमोगिरी से झूठ बोला होता है क्योंकि उसने कहा था यहाँ पर सिर्फ 200 फ्लोर्स हैं।
शायद इसी बात का सदमा इमोगिरी को लगा होगा, क्योंकि उसने खुद को फांसी लगा ली होती है जो अपनी डेड बॉडी गोरेंग को जिंदा रखने के लिए छोड़ गई होती है। गोरेंग को फिर से त्रिमागासी के ख्याल आने लगते हैं, जो उसे अपनी नई दोस्त इमोगिरी की डेड बॉडी खाने पर ताने मारने लगता है। तभी इमोगिरी और उसका कुत्ता भी उसके ख्यालों में आते हैं, जो उसे अपना शरीर खाने के लिए कहती है और जिंदा रहकर इस सब को ठीक करने के लिए भी कहती है। गोरेंग उन दोनों को पूरी तरह इग्नोर करने की कोशिश करता है। जिंदा रहने के लिए वो अपनी किताब के कुछ पन्ने खाता है और दीवार पर लिखकर दिन गिनने लगता है, लेकिन उसकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि उसे इमोगिरी की बॉडी को खाना पड़ता है और त्रिमागासी उसके शरीर को काटने में गोरेंग की मदद कर रहा होता है। अब कमरे फिर से बदल जाते हैं और गोरेंग खुद को छठे कमरे में अपने नए साथी बहरैट के साथ देखता है। बहरैट अपने साथ रस्सी लाया होता है। वो कहता है कि इस रस्सी की मदद से हम ऊपर जा सकते हैं और वो 5वें लेवल के कैदियों को मदद करने के लिए कहता है। जब वो रस्सी पर चढ़ रहा होता है तो ऊपर वाले कैदी उस पर शौच कर देते हैं। वो नीचे गड्ढे में गिरने वाला होता है, लेकिन गोरेंग उसे बचा लेता है, पर उनकी रस्सी नीचे गिर जाती है। जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है और वो खाना खाने लगते हैं, तब 5वें माले के कैदी उनको धमकियां देने लगते हैं। थोड़ी देर बाद गोरेंग को फिर से इमोगिरी और त्रिमागासी का ख्याल आने लगता है। त्रिमागासी कहता है कि बस उसका 1 महीना ही बचा है और वो जल्दी ही यहाँ से छूट जाएगा, जबकि इमोगिरी कहती है कि यहाँ पर कोई भी आसानी से बदलाव के लिए तैयार नहीं होगा, उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर गोरेंग को एक आइडिया आता है और वो बहरैट की मदद मांगता है। वो कहता है कि हम दोनों कोई हथियार लेकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाएंगे और नीचे तक राशन पहुँचाएंगे, क्योंकि वो 202 नंबर के लेवल तक गया था तो उसे लगता है कि यहाँ पर 250 लेवल्स होंगे। बहरैट उसकी बात मान जाता है और वो पलंग को तोड़कर उसका हथियार बना लेते हैं और दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि 50वें माले तक वो किसी को कुछ खाने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कल खाना खाया है और वो आज बिना खाए रह सकते हैं। पहले तो बहरैट सोचने लगता है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिन्होंने ऊपर चढ़ने में उसकी मदद की होती है, लेकिन जब एक बूढ़ा आदमी उसे समझाता है तो वो गोरेंग की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे वो नीचे जाने लगते हैं और किसी को भी कुछ खाने नहीं देते। थोड़ा और नीचे जाने पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम ब्रैम बैंग होता है। बहरैट उसकी बहुत इज्जत करता है। वो बूढ़ा आदमी दोनों की कोशिश को अप्रिशिएट करता है और कहता है कि मैनेजमेंट को कैदियों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनको कोई निशानी देनी होगी जो हमारा मैसेज उन तक पहुंचा सके। फिर वो पैना कोटा डिश को निशानी के तौर पर प्लेटफॉर्म से वापस भेजने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो सबसे महंगी डिश होती है। धीरे धीरे वो नीचे जाने लगते हैं और पैना कोटा को संभाल कर रखते हैं। 50वें लेवल के बाद वो कैदियों को खाना बांटना शुरू करते हैं और वो कैदी उनको शुक्रिया कहते हैं। 97वें लेवल पर उन्हें एक बीमार बूढ़ा आदमी और उसके साथ एक पागल लड़का मिलता है। गोरेंग बीमार बूढ़े को सूप पिलाता है, लेकिन उसका साथी लड़का कहता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं है, मैं उसे मारकर खाने वाला हूँ। अगले लेवल पर एक डेड बॉडी होती है और गोरेंग को पता चलता है कि ये मेहरू का काम है। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म काफी नीचे जाने लगता है और उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर 250 से भी ज्यादा लेवल्स हैं। नीचे वाले लेवल में 2 लोग मेहरू के साथ लड़ रहे होते हैं। एक के पास तलवार होती है और दूसरा काफी हट्टा कट्टा होता है, तो उन दोनों से मेहरू को बचाने के लिए उन्हें काफी लड़ना पड़ता है और वो जख्मी हो जाते हैं। पहले बहरैट एक आदमी को मारता है और बाद में गोरेंग की मदद करके दूसरे को भी वो मार देते हैं, लेकिन मेहरू काफी जख्मी हो चुकी थी जो दम तोड़ देती है। गोरेंग उसे मरा हुआ देखकर रोने लगता है, लेकिन बहरैट उसे खींचकर प्लेटफॉर्म पर ले आता है और प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं वो लोगों को खाना देते हैं, लेकिन बहुत सारे लेवल्स में बस डेड बॉडीज ही होती हैं। फिर प्लेटफॉर्म 333वें लेवल पर रुक जाता है। उन्हें लगता है कि ये आखिरी लेवल है। पहले तो उन्हें लगता है कि वो खाली है, लेकिन वहाँ एक बच्ची मौली छुपी होती है जिसे मेहरू ढूंढ रही थी। वो दोनों उस बच्ची के पास जाते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है। गोरेंग उसे पैना कोटा नीचे फेंकने के लिए कहता है, लेकिन बहरैट ऐसा नहीं करता। हैरानी की बात होती है कि रूम का टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता। फिर बहरैट अपना पैना कोटा उस बच्ची को खाने के लिए देता है। वो तीनों उसी फ्लोर पर रुक जाते हैं। गोरेंग को त्रिमागासी, इमोगिरी और मेहरू के ख्याल भ्रमित करने लगते हैं, जो कहते हैं कि ये छोटी लड़की कुछ खास है। तभी उसे बहरैट की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये छोटी लड़की ही वो मैसेज है जो ऊपर भेजना चाहिए। बहरैट की आवाज सुनकर गोरेंग जाग जाता है तो वो देखता है कि बहरैट खून बह जाने की वजह से मर चुका है। अगली बार जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो गोरेंग मोली को अपने साथ लेकर नीचे जाने लगता है। वहाँ पर कोई भी नहीं होता और चारों तरफ अंधेरा होता है। त्रिमागासी उसके ख्यालों में आता है और उसे मोली को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर नीचे आने के लिए कहता है, क्योंकि गोरेंग मैसेज का हिस्सा नहीं होता। फिर वो प्लेटफॉर्म मोली को बड़ी तेजी से
से ऊपर ले जाता है। गोरैंग और त्रेमागासी उसे बड़ी उम्मीद से ऊपर जाता हुआ देखते हैं। ये मैसेज मैनेजमेंट को बताएगा कि सभी लोगों ने मिलजुल कर रहना सीख लिया है। अब वो एक दूसरे को मारकर नहीं खाएंगे और सबको खाना देंगे। वो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना सीख चुके हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। ये कहानी हमारे समाज के अलग अलग वर्गों को दर्शाती है। जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज और पावर हैं, वो अपने से नीचे वालों को दबाते हैं और नीचे वाले एक दूसरे को मारकर जिंदा रहने पर मजबूर हैं, जिनकी किसी को कोई परवाह नहीं है। ये कहानी बहुत सारे सवाल पैदा करती है जिसका जवाब मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं।